सभी को आज की क्लास में हम देखेंगे यूनिट 8 कार्य और श्रम बाज़ार में जेंडर मुद्दे। ठीक है, और इस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे अपनी यहाँ से महिलाओं और कार्य में क्या क्या शामिल है, क्योंकि कार्य की गणना के अंदर ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। आप नॉर्मल से आप समझ सकते हो। इस टॉपिक के अंदर ये बता रखा है महिलाओं से संबंधित डाटा इकट्ठा किया गया है, जिसमें ये बताया गया कि जो महिलाओं की स्थिति है, ठीक है, महिलाओं की जो स्थिति है, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, कोई भी क्षेत्र हो, वो हमेशा पुरुषों के मुकाबले क्या रहा है, कम रहा है। ठीक है, जो डाटा वगैरह एकत्रित किया गया है। ठीक है, ओके। और ऐसा क्यों हुआ है वो भी बताया कि ऐसा क्यों है कि महिलाओं की जो स्थिति है पुरुषों के मुकाबले कम है, क्योंकि जब डाटा कलेक्ट करते हैं तो महिलाओं के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं किया जाता। उनसे संबंधित जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पुरुष ही देते हैं, और महिलाओं को एज अ निजी वर्ग यानी कि घर के निजी मामलों में ही वो व्यस्त रहती हैं। बाकी बाहर के मामलों में व्यस्त नहीं रहते, ना ही बाहर के लोगों से उनका कोई घुलना मिलना होता है। ठीक है, जिसकी वजह से कोई ज़्यादा सटीक डाटा मौजूद नहीं है। ठीक है ना। और इस डाटे की क्या क्या कमी है वो सारी बातें भी बताई गई है कि उसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, ताकि वर्तमान में महिलाओं की स्थिति भी अच्छी हो सके और उनसे संबंधित जानकारी भी अच्छे से स्पष्ट रूप से सामने व समझी जा सके। बस, और ज़्यादा इसके है नहीं। हमारा जो टॉपिक है यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर इसके अंदर एक आध पॉइंट रह गया हो तो भाई एक बार रीड कर लेना, कोई बात नहीं। हम यहाँ से देखते हैं महिलाओं के कार्य में क्या क्या शामिल है। ठीक है ना, चलो भाई स्टार्ट। महिलाओं के और पुरुष के कार्य के बीच अंतर को जानने के लिए आवश्यक है कि हम इन कार्यों के प्रतिमान, ठीक है, इन कार्यों के प्रतिमान यानी मानक स्टैंडर्ड जो है, और इनकी परिस्थितियों को विश्लेषण करें। ठीक है, अगर महिला और पुरुष के बीच के अंतर को समझना है तो आपको थोड़ी सिचुएशन को समझना पड़ेगा। इनके बीच जो परिस्थितियाँ क्रिएट होती हैं उनको समझते हैं। महिलाओं और पुरुषों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को गौर से देखने पर इनमें एक बुनियादी अंतर ये सामने आता है कि जहाँ महिलाएं प्रधानता का मतलब होता है मेनली, मुख्यतः, ठीक है, ज़्यादातर, यानी कि इसका मतलब क्या है, मेनली आप कह सकते हो, मेनली यानी मुख्यतः, ठीक है, घरों के दायरे के भीतर कार्य करती है। वहीं पुरुष ज़्यादातर घर से बाहर के कार्यों में अपना अधिकांश समय व्यतीत करता है। ठीक है, जो महिला होती है यानी जो लेडीज़ हैं वो ज़्यादातर अपना घर के कार्य वगैरह में व्यस्त होते हैं। उनका जीवन जो है घर के कार्यों में व्यतीत हो जाता है, और पुरुष का अपने जीवन का अधिक से ज़्यादा समय घर से बाहर जाके व्यतीत होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो महिला अनिवार्य रूप से घर परिवार के निजी दायरे तक सीमित है, कार्यों को ही करती है। पुरुष घर परिवार के इस दायरे के बाहर के काम करता है। योनि व सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करते हैं, यानी योनि बोल दिया, गलत हो गया, यानी वे सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य बाहर करते हैं। ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाएं बाहर का कोई काम नहीं करती, या पुरुष निजी क्षेत्र के घरेलू दायरे का कोई काम नहीं करते। ठीक है ना, ऐसा भी नहीं है कि जो महिलाएं हैं जो सिर्फ घर का ही काम करेंगे, पुरुष उसमें ज़रा सा भी हाथ वगैरह नहीं बटाएगा, या पुरुष घर का कोई काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता। थोड़ा बहुत काम पुरुष भी घर का काम करता है, थोड़ा बहुत काम महिला भी बाहर का काम करती है। ठीक है, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि महिलाएं अपने समय का उल्लेखनीय हिस्सा, उल्लेखनीय मतलब ज़्यादातर हिस्सा, ठीक है, ज़्यादातर हिस्सा घरेलू कामों में, और पुरुष अपने समय का ज़्यादातर हिस्सा बाहरी गतिविधियों में खर्च करते हैं। अपने कार्य क्षेत्र का चुनाव करना पुरुष और महिलाओं की अपनी स्वतंत्र इच्छा पर आधारित नहीं होता। ठीक है ना। प्राथमिक रूप से ये पारंपरिक मानकों संस्कृति द्वारा उन्हें सौंप दिए गई जिम्मेदारियों का क्या होता है, परिणाम होता है। ठीक है, आपको क्या लगता है, पुरुष नहीं चाहता घर रह के काम करना चाहता है, ठीक है, और आपको नहीं लगता कि महिलाएं जो बाहर जाके काम करना चाहती हैं।
ये सिर्फ एक सोसाइटी का एक कल्चर प्राथमिक जो बना दिया जिम्मेदारी, जिसका हर्जाना दोनों को भरना पड़ता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों को इस चक्कर में फंसना पड़ता है और घर में रह के और दूसरे को बाहर रह के काम करना पड़ता है, जिसका कारण होता है पारंपरिक ट्रेडिशन और सांस्कृतिक मान। ठीक है, ये इसके मेन रीज़न है। ठीक है भाई, ओके। पारंपरिक मानक लगभग सभी समाजों में गृह निर्माण के या घर के देखभाल के कार्य, अक्सर इसे गृह कार्य या घरेलू कामकाज कहा जाता है, को महिलाओं के लिए आवंटित किया गया है। यानी कि महिलाओं के लिए इसे क्या कर दिया गया, अलॉटेड कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया। ठीक है, इसके अतिरिक्त भारत समेत विकासशील देशों की स्थिति यह है कि मतलब भारत जैसे जो कंट्रीज़ हैं, विकासशील देश आप कह सकते हो, हमारे पड़ोसी देश कह सकते हो, कि इनमें कृषि और घरेलू कार्य पर आधारित उत्पादन इकाइयों का पंजीकृत रूप से वर्चस्व है। कृषि और घरेलू कार्यों का आधारित इन उत्पादन इकाइयों में परिवार के सदस्य बिना किसी भुगतान वाले नियोजकों के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, नियोजक है ना, एज अ एम्प्लॉय, मतलब कि किसी के पास खेत वगैरह है तो सारे के सारे क्या हैं, उसमें विदाउट पेमेंट काम करते हैं। ठीक है, कोई पैसा नहीं मिलता इनको, बिना किसी भुगतान। ठीक है, बिना किसी, और इस काम में चाहे मेल और फीमेल सभी लगे रहते हैं, घर का परिवार, बिना किसी भुगतान वाले रोजगार से जुड़ी ये गतिविधियाँ जीवन निर्वाह या गैर बाजार उत्पादन का अंग होती हैं। ठीक है, भले औरतें भी इसमें काम करती हैं लेकिन कमाई का सब पुरुष ले जाते हैं। इन घरेलू आर्थिक इकाइयों में पुरुष और महिलाओं के बीच कार्य और आय का बंटवारा कुछ निश्चित प्रतिमानों के अनुसार किया जाता है। पुरुषों और महिलाओं के बीच श्रम का विभाजन करने वाले प्रतिमान भारत के सभी क्षेत्रों में एक जैसे नहीं है। ठीक है, हर जगह एक जैसा नहीं है, भारत के अलग अलग इलाकों में ये एक आम प्रवृत्ति है कि महिलाओं को उनके घरेलू कामों के साथ साथ कुछ और काम भी सौंप दिए जाते हैं। घरेलू कार्यों को महिलाओं की प्राथमिक जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाता है, इसलिए उनके द्वारा किए गए उत्पादक कार्य मुख्य रूप से निजी दायरे तक और घर की चार दीवारी के भीतर ही सीमित रह जाते हैं। इसके अलावा घरेलू उत्पादक गतिविधियों में उनकी सहभागिता कभी कभार होने वाले किस्म की होती है, आकस्मिक यानी सडनली, और अक्सर हंसी की होती है। ठीक है, यानी कि उन पर दोहरा बोझ पड़ जाता है ये कि घर का काम तो करो और एक बाहर का काम भी करो। ठीक है, आमतौर पे यही सत्य है कि लेकिन कृषि के व्यस्त मौसम के दौरान महिलाओं के लिए ये आवश्यक तो होता है कि वे बच्चों तथा वृद्धजनों की देखभाल करने के समेत अपने समस्त घरेलू कार्यों के अलावा दिन के अपने समय के एक बड़े हिस्से को उत्पादन कार्य में खर्च करें, चाहे इसके लिए उन्हें कोई बलिदान ही क्यों ना देना पड़े। कहने का मतलब है कि उसे घर के काम में भी तो हाथ बटाना ही बटाना है, बल्कि उसके बाद जो एग्रीकल्चर या प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई ऐसा वर्क है, ठीक है ना, जिसमें लेबर फोर्स से एक तरह से समझ सकते हो, तो उसमें भी उस महिला को काम करना पड़ेगा, चाहे उसको कोई भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगा, बदले में कोई रिटर्न उसे मनी नहीं मिलेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें, यानी इसमें दोहरा बोझ बर्डन पड़ जाता है। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा। इसमें सिर्फ इतना क्या रखा है कि महिला जो है घर के काम तो करेगी, उनको सारे काम घर के करने ही पड़ते हैं। ठीक है ना, ओके। ऐसा क्यों होता है, ट्रेडिशन बना रखा है, इसमें ज़रूरी नहीं होता कि पुरुष भी चाहता है कि वो बाहर जाके काम करे, लेकिन ट्रेडिशन ऐसा बना है कि उसको बाहर जाके काम करना पड़ जाता है, महिला को घर रह के काम करना पड़ता है। और इसके बाद भी अगर कोई एक्स्ट्रा वर्क पड़ जाता है, ठीक है, तो महिला को घर का काम भी करना है और एक बाहर के काम में जिससे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ यानी आय अर्जित हो रही है उसमें हेल्प चाहिए, तो उसमें भी इस महिलाओं को काम करना पड़ेगा। ठीक है, भले उसके कोई पैसा मिले या ना मिले। बस अब आगे देखते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर दिया करो भाई। महिलाओं के कार्य की अल्प गणना, इसके अंदर टॉपिक के अंदर बोला गया है कि महिला जो काम करती हैं उनके काम को कम योग्यता दी जाती है। आगे पढ़ लेते एक बार इसमें। अनुभाग 10.4 में हम घरेलू गतिविधियों के साथ साथ उत्पादक गतिविधियों में भी महिलाओं की संलग्नता को देख चुके हैं। ठीक है, इसी में देख चुके हैं।
कि महिला जो है घर के काम तो करेगी, उसके साथ साथ आउटसाइडर वर्क भी उसे थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। ठीक है, संलग्न यानी शामिल रहते हैं, व्यस्त हो जाते हैं उसमें। अधिकतर ऐसा ही होता है कि उत्पादक गतिविधियों में महिलाओं द्वारा किए गए योगदान को कोई संज्ञान नहीं लिया जाता, कोई भी इसको इम्पोर्टेंस नहीं समझी जाती। भाई घर का काम करना भी कोई आसान काम नहीं होता। अगर घर के काम को इम्पोर्टेंस दी गई और पैसे वर्क है तो सबसे महंगी जॉब है ये। ठीक है ना, लॉकडाउन में तो सबको पता ही लग गया होगा कि कितना मुश्किल होता है। ओके, तो ये सबसे हार्ड जॉब होती है घर पे काम, घर को संभालना। ठीक है, तो कभी जो भी ऐसे मैन सोचते हैं कि घर की महिला कुछ नहीं करती, तो वो प्लीज़ एक बार खुद काम करके देखें तो पता लग जाएगा। अधिकांश यह योगदान अदृश्य ही रह जाता है। ठीक है, मतलब कि जो योगदान दिया जाता है फीमेल्स के थ्रू, इसको ज़्यादातर इग्नोर कर दिया जाता है। सांख्यिकी रूप से गणना करने वाला कोई व्यक्ति जब परिवार के प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए कार्य के योगदान की जानकारी के लिए परिवार के सदस्यों से संबंध में पूछताछ करता है, ठीक है, यानी कि उस सांख्यिकी अधिकारी, वो स्टैटिक्स अधिकारी जब किसी घर पे जाता है, पूछता है कि आप कैसे कमाते हो, ये सब चीज़ों को पूछा-पाछी करता है, तो मेनली वो क्या करता है, तो परिवार के प्रत्येक सदस्य द्वारा दिए गए ऐसे योगदान को जानने के लिए वह आमतौर पर परिवार की पुरुषों के ही संपर्क में आता है। ठीक है ना, और उन्हीं के द्वारा दी गई जानकारी को ही वो एक्सेप्ट करता है, समझता है, नोट डाउन करता है, और महिलाओं से संबंधित वो जानकारी नहीं लेता। महिलाओं द्वारा किए गए कार्य को संज्ञान न लिए जाने के कारण तथा समाजीकरण की प्रक्रिया के कारण पुरुष सदस्य महिलाओं द्वारा किए गए कार्यों को मूल्य बहुत कम आंकते हैं। ठीक है, यानी कि जो पुरुष के द्वारा काम किया जा रहा है तो उसी को इम्पोर्टेंस दे दी जाती है, बट महिला के द्वारा क्या किया जा रहा है उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। इसलिए वह गणना करने वाले व्यक्ति को ही महिला के योगदान के बारे में सटीक सूचना नहीं दे पाते। ठीक है, जो आदमी और फुल टाइम घर से बाहर रहता है तो वो भी नहीं जानकारी दे सकता कि घर में एक्चुअल होता क्या है, कैसी सिचुएशन होती है, कैसे कैसे सारे काम को हैंडल करना पड़ता है, जहाँ तक मेरे को लगता है। तो इसलिए फीमेल्स से भी तुम्हें जानकारी लेनी चाहिए कि भाई साहब बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, और इसमें लिखा है थोड़ा सा विराम करें और विचार करके आंसर लिखें। ठीक है, NSS भारत की जनगणना, ये सब वही है, पहले कार्य की गणना करना वाला टॉपिक था ना, उसी के अंदर है ये। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा शिष्ट कार्य। चलिए इस देखते हैं अपना डिसेंट वर्क। डिसेंट वर्क एक तरह से आप समझ सकते हो कि एक काम करने की अच्छी व्यवस्था। ठीक है, सभी के लिए शिष्ट कार्य की संकल्पना अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा लाई गई थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन की एक एजेंसी है। ठीक है ना, इसका उद्देश्य स्वतंत्रता यानी फ्रीडम, इक्वालिटी, सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट यानी मानवीय गरिमा की स्थितियों में शिष्ट और उत्पादक कार्य हासिल करने के लिए पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए अवसरों को बढ़ावा देना। ठीक है, यानी कि महिलाओं और पुरुष दोनों को अपॉर्चुनिटीज़ देना वर्क के लिए, और इक्वालिटी बनाए रखना, और मानव अधिकारों की इनकी सुरक्षा करना, स्वतंत्रता व समानता व गरिमा भी बनाए रखना। ठीक है, शिष्ट कार्यों के 4 स्तंभ हैं: रोजगार, उद्यम, कार्यस्थल के अधिकार, सामाजिक सुरक्षा और बातचीत। ठीक है, ये स्तंभ संदर्भ के एक महत्वपूर्ण बिंदु की रचना करते हैं जिसका लक्ष्य समाज में हास्यकृत समुदाय के, हास्यकृत का मतलब हास्यकृत मतलब ऐसा वर्ग, ऐसा समुदाय जो किसी न किसी प्रकार का शोषण या असमानता का सामना कर रहा है, उसको क्या करना है, सशक्तिकरण पर फोकस करके, एम्पावरमेंट, उसको मजबूत, उसकी हेल्प करना, उसे ग्रोथ करने में। ठीक है, समाज को और अधिक न्यायपूर्ण, संपोषणीय और समानतापरक बनाना है। ठीक है, एक हेल्दी समाज बनाना है। ठीक है, शिष्ट कार्य तक महिलाओं की पहुंच खास तौर पर प्रजननमूलक और उत्पादक कार्यों के संयुक्त बोझ के कारण प्रभावित हो जाती है। ठीक है, तो महिलाएं ज़्यादा इसलिए प्रभावित हो जाती है, एक तो वो प्रजनन रिप्रोडक्शन वाली एक्टिविटी और बाकी उनका काम का और बर्डन, ये दोनों प्रेशराइज किए मेंटली एक फिजिकली, जिसकी वजह से उनके काम में प्रभावित हो जाती हैं। कार्य के पारंपरिक
इसका मतलब भाई, इसका जो मतलब है, इसका मतलब होता है संकल्पनाबद्धीकरण, जिसका मतलब कह सकते हो कंसेप्चुलाइजेशन, जिसका मतलब होता है अवधारणा। ठीक है, जो पारंपरिक कंसेप्ट चल रहा है, ट्रेडिशनल कंसेप्ट में कार्यों के इस दोहरे बोझ के तनाव की कोई गणना नहीं की जाती, क्योंकि जो महिलाओं को जो मेंटली प्रेशराइज होती है, परेशान हो जाती हैं इन सब चीज़ों से। ठीक है, एक तो प्रेजेंट रिप्रोडक्शन वाली एक्टिविटी और कार्य वर्कलोड। ठीक है, इनकी कोई गणना नहीं होती, क्योंकि पारंपरिक संकल्पना भुगतान वाले कार्यों पर ही फोकस करती है। ठीक है, और प्रजनन मूलक पुनरुत्पादनकारी श्रम का प्रशिक्षण नहीं करती। लेकिन भाई ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारी ह्यूमन सोसाइटी के लिए। हमारी ह्यूमन सोसाइटीज़ को आगे बढ़ाने में भी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। तो इन सब कार्यों को हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए। तो हमें भी इसको एक इम्पोर्टेंट दायरे में रख के इसको फुल रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ओके, सिर्फ ये नहीं कि भुगतान वाले कार्य ही क्या हैं इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है। ये वाले वर्क भी क्या हैं इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं तो तुम आज जिंदा नहीं, सीधी सी बात है। तो ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट होती हैं। अब आता है भूमंडलीकरण और महिलाओं के रोजगार, ग्लोबलाइजेशन एंड और महिलाओं के रोजगार। भूमंडलीकरण शब्द, ठीक है, यानी ग्लोबलाइजेशन शब्द सर्वप्रथम अमेरिकी प्रबंधकीय विचारधाराओं द्वारा दिया गया था। ठीक है भाई, भूमंडलीकरण ऐसी कंपनियों से जुड़ी हुई एक परिघटना है जो अपने अस्तित्व के लिए तीव्रतापूर्वक यानी बहुत तेज़ी से निर्दयतापूर्वक मतलब कि बहुत ही बेरहमी तरीके से भी कह सकते हो वाला का मतलब जो अपने स्वार्थ के लिए काम करती है, चाहे वो कैसा भी हो, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कहीं भी गिर जाएंगे आराम में। इसलिए इसको बोला जाता है, जिसके यानी कि निर्दयता यानी बहुत तेज़ी से और निर्दयता से। ठीक है ना, यानी कॉम्पिटिटिव की बात होती है। निर्दयता बाजार यानी गला काट कॉम्पिटिशन, बहुत तेज़ी से और गला काट कॉम्पिटिशन, और उत्पादन की प्रतिस्पर्धा के साथ अपना समायोजन स्थापित करती है। इसका अर्थ है कि मुक्त बाजार, बंधन मुक्त यानी किसी प्रकार की कोई रोक नहीं यहाँ पर, और विश्व में राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का इसका एकीकरण। ठीक है, भूमंडलीकरण अंतर्राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय निगमों के स्वार्थपूर्ण हितों से संचालित होता है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन जो है ना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के द्वारा ये क्या होता है संचालित होता है, और कि जितनी भी मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय कंपनी है कि अपने स्वार्थ के लिए काम करती हैं और एक गला काट कंपटीशन तय करती हैं। इसमें सब पार्टिसिपेट तो करते हैं, लेकिन बड़ी कंपनी कभी छोटे उद्योगों को आने नहीं देती हैं। तो इसका मतलब निर्दयता भी आप कह सकते हो। उत्पादकों के भूमंडलीकरण ने श्रम बल के स्त्रीकरण को जन्म दिया तथा निरंतरता का स्त्रीकरण किया। पिछले 3 दशकों में महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन वे कम वेतन वाली नौकरी में व्यवसाय पदसोपन में सबसे निचले स्थान पर संकेंद्रित है। कहने का मतलब ये है कि इन भूमंडलीकरण से महिलाओं को रोज़गार इन सब चीज़ों में बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन महिलाओं की जो स्थिति है जब उनको जॉब वगैरह मिलती है तो अन्य के मुकाबले इनकी जो स्थिति है वो निचले पायदान पे होती है और इनकी सैलरी वेजेस भी बहुत कम होती है। ठीक है, विकासशील देशों में भूमंडलीकरण की ताकतों ने निर्धन और आदिवासी महिलाओं के बोझ को बढ़ा दिया, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का व्यावसायीकरण कर दिया गया और इस प्रकार इन महिलाओं को उनकी जीविकाओं के संपोषण विकल्पों से क्या कर दिया गया, वंचित कर दिया गया। क्योंकि आदिवासी महिला अपना सारा खान पान तो प्राकृतिक संसाधनों से ही तो इकट्ठा करती हैं और अपना जीवन निर्वाह करती हैं। आज अब अंतर्राष्ट्रीय कंपनियाँ ये सब आएंगी तो प्राकृतिक संसाधनों पे कब्जा करके कर लेंगी और उनका यूज़ करेंगी, जिसके कारण आदिवासी महिलाएं जो हैं, ट्राइबल्स वुमेन्स जो हैं, उनके जीवन निर्वाह करने वाले जो अधिकार हैं, संसाधन हैं, वो उनसे छीन लिए जाएंगे, जिसकी वजह से वो वंचित हो जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगी और हुई भी हैं।
कृषि क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने मूल्यों को हेर फेर कर दिया गया। इसका परिणाम ये हुआ कि महिला किसानों पर दबाव बहुत बढ़ गया। इस प्रकार देखा जाता है कि भूमंडलीकरण ने अर्थव्यवस्था में महिलाओं के लिए श्रम बाजार के बहुत परिवर्तन किए गए, यानी कि वही खेल की गेम्स की वजह से भी उनका सारा जो संसाधन है, ज़मीन वगैरह छीन लेगी। बड़े बड़े मैदान तो बनाना ही पड़ते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा रोज़गार और श्रम बल का स्त्रीकरण, फेमिनाइजेशन। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं अपनी अगली क्लास में। ठीक है, नहीं यहीं पढ़ लेते हैं। ठीक है, छोटा टॉपिक है। चलो, रोज़गार और श्रम बल का स्त्रीकरण। पूरी दुनिया में अधिक से अधिक महिला श्रम बल में शामिल होती है। ऑब्वियसली बात है, जैसे मैन लेबर फोर्स पावर लगाते हैं, महिला भी लगाती है। वैश्विक रोज़गार ने दो नई प्रगतियों को जन्म दिया। पहली रोज़गार बाज़ार में महिलाओं की भीड़, इससे बढ़ावा तो मिला ही मिला है। और दूसरी, महिलाओं अनिश्चित और लचीली हुई हैं। ठीक है, इसको ज़रा समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिलाओं के रोज़गार के इन प्रतिमानों को रोज़गार का स्त्रीकरण कहा है। अधिकांश महिलाओं के पास एक चक्रती दीवार यानी पैच वर्क करियर होता है, क्योंकि बच्चा पैदा करने, उन्हें पालन पोषने तथा उनकी वृद्धजनों की देखभाल करने आदि कारणों से महिलाओं की जीविका में व्यवधान आ जाया करता है। व्यवधान का मतलब होता है बाधा। ठीक है, बाधा क्रिएट हो जाती है, बाधा। ऑब्वियसली बात है, कोई भी लेडीज़ हो तो उसको ये सब करना ही पड़ जाता है। ठीक है, ओके। ये व्यवधान इस कारण से भी आ जाता है कि महिलाओं को मिलने वाले रोज़गार या तो उपलब्ध ही नहीं होते, या फिर अगर वे उपलब्ध भी होते हैं तो वे आकस्मिक, ओकेशनली यानी पार्ट टाइम किस्म के ही होते हैं। यानी फुल टाइम कोई ऐसा वर्क होता नहीं, अगर उनके लिए कोई वर्क क्रिएट भी हो जाए तो पूरी दुनिया में भूमंडलीकरण बाजार द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था में जीवन पर्यटन सुरक्षा वाला कोई पूर्णकालिक रोज़गार मिलना अपवाद की बात हो चुकी है। यानी फुल टाइम वर्क मिलना एक अपवाद हो चुका है कि ऐसा होता ही नहीं कि महिलाओं को कोई जल्दी से फुल टाइम वर्क मिल सके। ज़्यादातर उनको पार्ट टाइम वर्क ही मिलते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने अपनी घरेलू इकाइयों में या फिर संविधाओं के माध्यम से महिलाओं के लिए रोज़गार के नवीन अवसर उत्पन्न किए हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने अपनी यूनिट्स में धीरे धीरे नए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी फॉर फीमेल्स। सस्ते, लचीले और असंगठित महिला रोज़गार को विश्व की अर्थव्यवस्था में छलांग लगाने वाले प्लेटफॉर्म यानी डिविंग बोर्ड्स के रूप में देखा जाता है। श्रम के स्त्रीकरण को निम्नलिखित तरीके से वर्णित किया है। पहला, महिलाओं श्रमिकों सहभागिता दरों में वृद्धि हुई है। अब तो वर्क फ्रॉम होम भी होने लगे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है महिलाओं के लिए। पुरुष श्रमिकों की सहभागिता दरों में यथास्थिति का कायम रहना, उसमें गिरावट का आना। ठीक है, अब फीमेल्स बहुत आगे आ रही है, पुरुष की भी काउंटिंग थोड़ी नीचे नहीं, इक्वालिटी बनती जा रही है। महिलाओं के लिए रोज़गार के लिए श्रम के विकल्प यानी कि नियोक्ता द्वारा जैसी भी आवश्यकता हो, अर्थात अनौपचारिक, आकस्मिक, संविधापरक, घर केंद्रित कार्य यानी वर्क फ्रॉम होम, ये सारी चीज़ें क्या होने लगी, अब क्रिएट होने लगी हैं। ठीक है, क्योंकि किसी के भी विकास के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, अब ये वाला जो टॉपिक है इसको भी देख लेते हैं। तो देखो, इस पूरे टॉपिक में बताया गया है कि जो महिलाओं की जो स्थिति है, ग्लोबलाइजेशन ने बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाई है। ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल्स आई हैं काम के लिए, तो वहीं पे अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भी दखल दी। उसने कहा कि जो महिलाएं होती हैं, पहले तो उनको नेचुरली वो वर्क सारा फैमिली के जो मिलता है वो ट्रेडिशनली मिल ही जाता है। एक दो बच्चे का पालन पोषण करना, घर का, और बाकी वो घर के जो सीनियर लोग होते हैं उनका भी देखभाल, ये सब उनमें वो मिलता ही मिलता है।
और अगर उन ठीक है इन काम करने के बाद अगर वो काम चाहती है तो नॉर्मली अगर कोई वर्क मिलता है तो पार्ट टाइम वर्क ही मिलता है, कोई फुल टाइम वर्क उन्हें मिलता नहीं है। ठीक है, बात की कंडीशन हो गई है। तो धीरे धीरे क्या करा गया, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने अपने संस्थाओं में बदलाव करके महिलाओं के लिए कुछ सूटेबल कंडीशंस को तैयार करने की कोशिश की, जिसमें महिलाओं की सहभागिता तो बड़ी ठीक है, और मेल और फीमेल की जो इक्वलिटी है, काम करने की जो संख्या वो धीरे धीरे बराबर होने लगी। और ऐसी स्थितियाँ की जहाँ पे महिलाएं स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। अगर कोई को फुल टाइम वर्क है, अगर उनको कोई अपने लिए कुछ छुट्टियाँ चाहिए, पर्सनल है कुछ चीज़ें, तो उनके लिए अगर वो छुट्टियाँ चाहिए तो वो भी उनको ऑफिस में दी जाने लगी हैं। वर्क फ्रॉम होम भी प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, ये सारी बातें। अभी हमारा ये है हाशियाकरण और अनौपचारिकरण। ठीक है, ये वो स्थिति है जहाँ पर महिलाओं के साथ हाशियाकरण एक समय बेकार स्थिति और अनौपचारिकरण ऑफिशियली। इसको ज़रा हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। चलो, श्रमिकों के रूप में महिलाओं को रखने का लाभ ये है कि वे मजदूरी की कम दरों पर मिल जाती हैं। ठीक है, ओके। अगर महिलाओं को एज अ लेबर रखा जाता है एम्प्लॉय भी, तो उनकी जो वेतन है, वेजेस है, वो मेंस के कंपैरिजन में क्या है, कम है। और ख़राब कार्यदशा का विरोध करने में ये क्या होती है, असमर्थ होती है। क्योंकि एक तो इनको काम मिलता नहीं है, जब काम मिलता है अगर उसमें भी जैसी भी ये कंडीशन है, या तो करो या तो छोड़ दो, वो वाली सिचुएशन हो जाती है। अब कोई जिस महिला को पैसों की ज़रूरत है, ऑब्वियसली बात उसे वो करना पड़ जाएगा, तो ये क्या असमर्थ हो जाती है। एक भूमंडलीकरण है, एक ग्लोबलाइजेशन बाज़ार में यानी मल्टीनेशनल मार्केट में इसी कारण सुनिश्चित हो जाता है कि विदेशी निवेशकों के लिए देश आकर्षक और प्रतिस्पर्धात्मक बना रहे। ठीक है, विदेशी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए कोई भी देश एक तो अट्रैक्शन से बना रहे और कॉम्पिटिटर हो वहाँ पर। ठीक है, वहाँ पे कंपटीशन क्या रहना चाहिए, क्रिएट रहना चाहिए। ठीक है, हमेशा अपने आप को बेस्ट साबित करना, जिसके चक्कर में एम्प्लॉयज़ की कंडीशंस को नहीं देते, बस वर्क 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 तरह था। महिलाओं को कम मजदूरी देना, संगठित होने के उनके अधिकार को नकारना, उत्पादन के शहरी केंद्रों की तरफ उनके प्रयास करने तथा प्रवासी मजदूरों की ज़मीन स्थितियों के प्रतिबंधित या खराब होने के माध्यम से भूमंडलीकरण ने महिला श्रमिकों के शोषण की नई आकांक्षाएं पैदा कर दी। ओके, यानी कि कंपटीशन ने ये सारी चीज़ें क्रिएट कर दी, यानी कि वो अपना एक खुद का संगठन नहीं बना सकती हैं। ठीक है, किसी मजदूर की या किसी समाज की ज़मीनें वगैरह खींची है तो उसके प्रति ज़्यादा आवाज़ें नहीं उठा सकती, ये सारी चीज़ें। ओके, यानी कि महिला श्रमिकों के शोषण की नई आशंकाएं पैदा कर दी गई। ओके, इन सारी चीज़ों की वजह से इस प्रकार भूमंडलीकरण ने महिला श्रम बल के सामाजिक और आर्थिक हाशियाकरण को बढ़ावा दिया, यानी सोशली भी और इकोनॉमिकली भी महिलाओं की स्थिति क्या होने लगी, बहुत दयनीय होने लगी, बहुत ख़राब होने लग गई इन सब चीज़ों के कारण। अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं को प्रतिनिधित्व बहुत ही अधिक है। ठीक है, ऑफिशियली ठीक है, क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत अधिक है, क्योंकि इस क्षेत्र के व्यवसाय और गतिविधि से जुड़े कार्य में लचीलापन बहुत अधिक होता है। ठीक है, यह स्थिति महिलाओं के लिए लाभदायक बन पड़ती है, क्योंकि महिलाओं को गैर भुगतान वाले श्रम के रूप में अपनी प्रजननमूलक व देखभाल भूमिकाओं का निर्वहन भी करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, इस यहाँ पर हम यानी कहाँ गए, ये रहा, हाँ, अनौपचारिक, ये गलत हो गया था थोड़ा सा। अनौपचारिक का मतलब होता है इनफॉर्मल। ठीक है, यानी अनौपचारिक, इनफॉर्मल। ठीक है ना, मतलब ऑफिशियली कोई वर्क नहीं है, ये इनफॉर्मल वर्क है। अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत ही क्या अधिक है, क्योंकि इस क्षेत्र के व्यवसाय और गतिविधि से जुड़े कार्यों में लचीलापन बहुत अधिक होता है। ये स्थिति महिलाओं के लिए लाभदायक पड़ती है, क्योंकि महिलाओं को गैर भुगतान वाले श्रम के रूप में अपनी प्रजननमूलक व देखभाल भूमिकाओं पर निर्वाह भी करना पड़ता है, यानी वो काम जिसमें कोई भी ऑफिशियल एक्टिविटीज़ नहीं है। अब ये अपना सरल वर्क जो करते रहते ट्रेडिशन वाला नियुक्तों। ठीक है,
नियोक्ता महिलाओं से समाज द्वारा की गई ऐसी उम्मीदों का शोषण करते हैं और अपने मुनाफे और अधिकाधिक बढ़ाते हैं। इस प्रकार पूरी दुनिया के सभी देशों की अनौपचारिक व्यवस्थाओं में महिलाओं की श्रमिक ही रीढ़ की हड्डी का काम करती है। अगर ये ना हो ना, अगर महिला, तो किसी का भी जो ये है ना काम, क्या कहते हैं, जो कंपटीशन वाला वर्क है, उत्पादन के कार्य कोई हो ना पाए। और ये जो नियोक्ता है ना, नियोक्ता जो भी यानी सोसाइटी के एम्प्लॉयज़ कह लो, जो भी कहना चाहो वो कह सकते हो। तो ये जो नियोक्ता है ना, ये जिसे आप एम्प्लॉय कहो चाहे मालिक हो, ये करते क्या हैं, महिलाओं से समाज द्वारा की गई ऐसी उम्मीदों का क्या करते हैं, शोषण करते हैं। जो समाज और महिलाओं से उम्मीद करता है उन सबका ये जो मालिक बने बैठे हैं वो शोषण करते हैं और अपने मुनाफे अधिकाधिक बढ़ाते रहते हैं। और इस प्रकार पूरी दुनिया के सभी देशों की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महिलाओं की श्रमिक ही रीढ़ की हड्डी का काम करती है। यानी कि ये महिलाओं से इतना वर्क लेते हैं, इतना काम लेते हैं कि वो अपना जीवन निर्वाह भी ठीक से कर नहीं पाते। अगर महिलाओं को समर्थन ना रहे तो ये ढंग से अनौपचारिक वर्क भी हो और एक इंटरनेशनल प्रोडक्शन वर्क भी हो, वो ठीक से चालू नहीं रह सकता, काम नहीं कर सकता है। ठीक है, ओके। किसी को कोई डाउट हो तो वो भाई कमेंट कर देना, ठीक है। किसी को कुछ समझना है तो बता देना, मैं दोबारा से बता दूंगा, ओके। तो इस पूरे टॉपिक में सिर्फ इतना बताया गया है कि अगर महिलाओं को एज आ एम्प्लॉय लिया जाए तो उनकी वेजेस और सैलरी भी बहुत कम होती, तो जिनके द्वारा उनको एज आ एम्प्लॉय रखा जाता है, ठीक है, ज़्यादातर। और इनको अच्छी स्थिति भी नहीं दी जाती काम करने के लिए, ठीक है ना। और ये ज़्यादा महिलाएं उसका विरोध भी नहीं करती, क्योंकि एक तो काम भी उनको बड़ी मुश्किल से मिलता है और अगर उसमें भी वो आनाकानी करेंगे तो काम भी उनसे हाथ से चला जाएगा। तो महिलाएं अपनी स्थितियों को ध्यान में रखे हालातों से मजबूर होकर वो क्या करती हैं, काम के लिए हाँ मंजूरी कर देती हैं। और जो कंपनी के नियोक्ता होते हैं, मालिक वगैरह होते हैं, ना ही वो महिलाओं को राइट्स भी नहीं देते संगठन होने का, अपनी वेजेस बढ़ाने का, ठीक है, और उत्पादन के शहरी केंद्रों की तरफ जाने का, प्रवास करने, जानकारी इकट्ठा करने का, ये सारी चीज़ें जो ह्यूमन राइट होते हैं श्रमिकों के, वो सारी चीज़ें भी नहीं देना। जिसके कारण क्या हुआ है, भूमंडलीकरण ने, ग्लोबलाइजेशन ने महिलाओं के श्रमिकों के शोषण की एक नई दिशा क्या कर दी, पैदा कर दी। जिसके कारण महिला क्या सोसाइटी में, ठीक है, आर्थिक तो समाजी तौर पे तो है ही है, और एक हसीकरण की स्थिति क्या होगी और क्रिएट होगी इकोनॉमिकली भी। तो पैसे की तंगी के कारण उनके साथ और मानसिक तनाव वाली एक्टिविटीज़ होने लगी। वहीं पे अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्या है, बहुत अधिक है। इनफॉर्मल जो एरियाज़ होता है, यानी कि अपना पारिवारिक एरिया, क्योंकि इस क्षेत्र के व्यवसाय और गतिविधि से जुड़े कार्यों में लचीलापन क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है। यानी कि वो वर्क एक तरह का ऐसा काम जहाँ पे महिलाओं को एक तो वाला निजी वर्क तो करना ही करना है, लेकिन उसके बाद कोई एक्स्ट्रा वर्क पड़ गया, घर पे लेबर फोर्स की इन सब की ज़रूरत पड़ गई, मजदूरों की ज़रूरत पड़ गई, तो महिलाओं को उसमें भी काम करना पड़ जाता है, जिसके कारण दोहरा दबाव पड़ जाता है। जो नियोक्ता होते हैं यानी जो मालिक होते हैं, वो अपने लाभ के लिए, ठीक है, वो इतना शोषण करते हैं कि क्या बताएं, ठीक है। अगर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था महिला श्रमिकों की रीढ़ की हड्डी का काम करती है, अगर ये समर्थन न दें तो अनौपचारिक वर्ग भी ठीक से नहीं चलेगा, ठीक है ना, ओके। तो इसलिए हमें ऐसा काम करना चाहिए। तो महिलाओं के लिए चाहे कैसी भी स्थिति हो, हमें इक्वालिटी का राइट्स देना चाहिए और एक अच्छे वातावरण को क्रिएट करना चाहिए, ताकि दोनों जेंडर के लोग अच्छे से काम कर सकें, मानसिक और शारीरिक तौर पे स्वस्थ रहें, ओके। तो किसी को भी किसी की आर्थिक स्थिति का फ़ायदा उठाना नहीं चाहिए, ठीक है ना, और ना ही किसी का शोषण करना चाहिए, ओके। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कार्यस्थल पर यौन शोषण, सेक्सुअल हरेसमेंट ऑन वर्क प्लेस, ये हम पढ़ेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा। चलो।